तो सामान्य परिभाषा में मुख्य रूप से आपको देखने को मिलता है कि इतिहास से तात्पर्य है कि मानव से संबंधित अतीत काल की घटनाओं का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और पक्षपात रहित पूर्ण वर्णन इतिहास है। इट मीन्स ये है कि इतिहास के अंतर्गत हम अतीत काल की घटनाओं का वर्णन करते हैं, लेकिन जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं वो मानव से संबंधित है। इट मीन्स ये है कि मानव उस इतिहास का केंद्र बिंदु है। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। दूसरी चीज है कि इतिहास में हम काल विभाजन करते हैं। जैसे हमने भारत इतिहास को तीन भागों में बांटा: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इसी तरह आप उत्तराखंड के इतिहास को भी तीन भागों में अध्ययन करेंगे: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल को हम डिवाइड करेंगे मुख्य रूप से तीन भागों में: प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल हम उस काल को कहेंगे, यानी कि सीधी सीधी बात यह हो गई कि जो प्रागैतिहासिक काल है, आद्यैतिहासिक काल है और ऐतिहासिक काल है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, यानी कि स्रोत के आधार पर हम इनको परिभाषित करेंगे। तो मुख्य रूप से स्रोतों को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं: पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। तो जिस काल के बारे में हम पर सिर्फ पुरातात्विक स्रोत हैं, उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। आद्यैतिहासिक काल हम उस काल को कहेंगे कि जिस काल के हम पे पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं और साहित्यिक साक्ष्य भी हैं, लेकिन जो साहित्यिक साक्ष्य हम पे उपलब्ध हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य हैं जिनको हम पूर्ण रूप से पढ़ नहीं सकते हैं। और ऐतिहासिक काल हम उस काल को कहेंगे जिस काल के पुरातात्विक स्रोत भी होंगे और साहित्यिक स्रोत भी होंगे, लेकिन साहित्यिक स्रोत पूर्ण रूप से पठनीय होंगे। तो सबसे पहले बेटा आप लोगों को ये बेसिक चीज थोड़ा सा पता होनी चाहिए। इतिहास अतीत का अध्ययन है। तो अतीत के अध्ययन के अगर हमें करना है तो विदाउट स्रोत के या विदाउट सोर्सेज हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, ना उसको समझ सकते हैं, क्योंकि ना तो आप उस काल में थे न मैं था। तो इतिहास को हम बगैर स्रोत के नहीं पढ़ सकते हैं। तो स्रोत जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम इतिहास का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो इसी को मैं आज थोड़ा एक्सटेंड करने की कोशिश करूंगा। इसमें यही लिखा है कि प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य है कि जिस काल के हम पे सिर्फ पुरातात्विक स्रोत हैं, कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। लिखित साक्ष्य इसलिए नहीं है क्योंकि उस समय मानव को लिपि का ज्ञान नहीं है, उसका जो जीवन है वो असभ्य और बर्बर है। अब जब वो लिपि नहीं है, वो लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, इसलिए हम हमारे पास प्रागैतिहासिक काल के कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। प्रागैतिहासिक काल से सामान्य तौर पे आपका जो अकॉर्डिंग टू टॉपिक आता है वो है पाषाण काल। पाषाण काल वाला जो आपका विषय है उसको हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल मीन्स पाषाण काल। ठीक। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत उत्तराखंड के इतिहास में किन किन चीजों को हम अध्ययन करेंगे। जैसे हमने भारत इतिहास में देखा था, अभिलेख थे, सिक्के थे, स्मारक भवन, मूर्तिकला, चित्रकला, भौतिक अवशेष, मृदु भांड। ठीक। उत्तराखंड के इतिहास के भी ऑल ओवर हमारे ऐसे हैं कि अभिलेख भी है, मुद्राएं भी है, गुफाएं भी है, शैल चित्र है, कंकाल है, पाषाण उपकरण है, कपमार्क्स है, मानव आकृतियां हैं, मृदु भांड है, सब चीजें हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड मैंने इसको प्रागैतिहासिक काल में कितनी चीजें आएगी, आद्यैतिहासिक काल में कितनी चीजें आएगी और ऐतिहासिक काल में कितनी चीजें आएगी। तो प्रागैतिहासिक काल में उत्तराखंड के संदर्भ में जो पुरातात्विक स्रोत हमें मिलते हैं वो है उड्यार या गुफा, दूसरे हैं शैलचित्र, तीसरा है कंकाल, चौथा है पाषाण उपकरण, नेक्स्ट है आपका कपाक्स और मानव आकृतियां। तो सबसे पहले आपका ये व्यवस्थित फॉर्म में होना चाहिए। जैसे मैंने पहले ही बताया कि इतिहास सुव्यवस्थित अध्ययन है, क्रमबद्ध अध्ययन है। तो जब तक आपका ये पता नहीं होगा कि पुरातात्विक स्रोतों में हम क्या क्या अध्ययन करेंगे, तब तक आप इसको नहीं समझ सकते हैं।
नेक्स्ट चीज़ हमने कल इसमें बात भी की थी कि कौन कौन सी गुफाएं हैं और कौन कौन सी साइट पे है, इसमें मैंने बाद में भी डिबेट डिबेट की थी। तो लाखों गुफा, ग्वारखिया गुफा, किमनी गुफा, दो, एक गुफा लाखों गुफा जो मिलती है वो अल्मोड़ा में, और ग्वारखिया गुफा और किमनी गांव की जो गुफा है वो चमोली में है। कल हमने इसमें बात की थी कि यहाँ से क्या क्या साक्ष्य हमें मिले हैं, क्योंकि आज मैं आद्य ऐतिहासिक काल में मुख्य रूप से बात करूंगा। शैल चित्र हमने देखे थे, लोथाप, अल्मोड़ा, हुडली, उत्तरकाशी में देखे थे। इसमें भी हमने देखे थे कि क्या क्या साक्ष्य वहाँ पे मिले हैं। नरकंकाल जो मिला रहा था मलारी गांव चमोली में मिला था, उसमें भी मैंने देखा था कि 5.2 केजी का जो सोने का मुखावरण की मैंने बात की थी कि वो बात कर रहा होगा, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल के मानव को धातु का ज्ञान नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट कप मार्क्स, ओखली सदृश। अब यह है तो पाषाण से ही रिलेटेड है। जैसे मैंने कहा कि पत्थर पर जो निम्न स्तर की गिरि श्रृंखलाएं होती थी, ठीक है ना, गिरि श्रृंखलाएं समझते हैं ना, गिरि मीन्स पर्वत, पर्वत के जो निचली स्तर होता था उसमें क्या होती थी, पत्थर की चट्टानें होती थी। तो उसमें छोटी छोटी ओखली सदृश जो रचनाएं होती है, जैसे हमारा उल्ख्यार है घर पे, उसी कप के आकार के उसमें बने हुए ढांचे थे। तो वो भी कहीं ना कहीं कप मार्क्स उनको इतिहासकारों ने कहा है, जो मुख्य रूप से रामगंगा घाटी में मिलते हैं। यद्यपि अभी तक इसका कोई अनुमान या तर्क इतिहासकार नहीं लगा पाए हैं कि इसका यूटिलाइज क्या रहा होगा या किस लिए उस समय के मानव ने ये बनाया होगा। ठीक है। तो कप मार्क्स मीन्स जो आपके घर में जस्ट लाइक हम उल्ख्यार को बनाते हैं, ठीक है, उसी पैटर्न पर ये बड़ी बड़ी चट्टानों पर बनाए गए। मानवाकृतियों की बात की थी हमने पेटसाल एवं पुनाकोट, फल सीमा, अल्मोड़ा में। तो बेटा आपने प्रागैतिहासिक काल में सिर्फ इतनी चीजों को अध्ययन करना है। आज मेरा ऑब्जेक्ट है कि कौन सी चीजें किस काल में जाएंगी। कल मैं पाषाण काल के संदर्भ में फिर बताऊंगा इनमें कि क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ पे हुई और उससे हमें क्या जानकारी मिलती है, और किस तरीके से उत्तराखंड के संदर्भ में हम पाषाण काल को डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा, इसमें भी ये पिक्चर भी मैंने आपको दिखाई थी कि गुफाएं हैं। अकॉर्डिंग टू पिक्चर भी आप देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट में अल्मोड़ा और चमोली डिस्ट्रिक्ट में गुफाएं, क्योंकि गुफा का सिंबल मैंने सर्कुलर दिया है, तो गुफाएं आप अल्मोड़ा और चमोली में देख सकते हैं। दूसरा, मैंने शैल चित्र दिए हैं तो अल्मोड़ा और उत्तरकाशी में, जो हमने ऊपर अभी बात की थी। मानवाकृतियां अल्मोड़ा में, कल हमने पिथौरागढ़ में ताम्र निधि संचय की, ताम्र निधि ताम्र की मानवाकृतियों की बात की थी, तो उसको मैंने व्यवस्थित रूप में, क्योंकि आप उसको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहे थे, तो मैं लेके चला गया आपको आद्य ऐतिहासिक काल में। और लास्ट में मैंने स्टार करके नरकंकाल की बात की है चमोली डिस्ट्रिक्ट में मलारी गांव में, तो उसमें और भी साक्ष्य मिले हैं, तो उनको इस तरीके से आप लोग डिफाइन कर लेंगे। हमेशा थोड़ा सा जो आपका मैप है उसका सहारा जब आप लोग लेंगे, तो एक तो आपकी क्या हो जाती है, इससे हर चीज़ें धीरे धीरे क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे मैंने कहा गढ़वाल मंडल के कौन से डिस्ट्रिक्ट है, अब जैसे इसमें दिखाया गया है पूर्व, पश्चिम और मध्य के तौर पे उत्तराखंड में 3 कलर दिए गए हैं, तो इस आधार पर भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैप का जब आप सहारा लेते हैं तो इससे आपकी इमेज बिल्कुल क्लियर हो जाती है। दूसरा आता हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल हम उस काल को कहते हैं, जैसे मैंने कहा कि जिसके पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों साक्ष्य हैं, लेकिन जो साहित्यिक साक्ष्य हम पे उपलब्ध है वो पूर्ण रूप से पठनीय नहीं है। जस्ट लाइक ऋग्वेद, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है वैश्विक स्तर पर भी, ठीक है। तो हमारे यहाँ आती है एक देववाणी संस्कृत, तो देववाणी संस्कृत में ये वेद हैं, और जितना भी हमने अभी अनुमान लगाया, अभी भी आप वेदों को देंगे किसी प्रकांड पंडित को तो पूर्ण रूप से वो भी उसका अनुवाद नहीं कर सकते या हमें समझा नहीं सकते। यद्यपि आज लोग कहते हैं भाई कि हम सामवेद के ज्ञाता है, ऋग्वेद के ज्ञाता है, यजुर्वेद अथर्ववेद के ज्ञाता है, लेकिन पूर्ण रूप से अभी भी वेदों के बहुत सारे पक्ष ऐसे हैं जिनको कोई आज तक समझ नहीं पाए। इसलिए हम इस काल को कह रहे हैं आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है। उत्तराखंड के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तृतीय सहस्राब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर ऐतिहासिक काल तक हम उत्तराखंड इतिहास के अंतर्गत आद्य ऐतिहासिक काल को रखते हैं। दूसरी चीज है इसमें ये आई गया, लिखित साक्ष्यों में मुख्य रूप से उत्तराखंड के संदर्भ में पूरे के पूरे धार्मिक ग्रंथ हैं।
अन्य कोई एविडेंस हमें इस तरीके का व्यापक पैमाने पर नहीं, व्यापक संख्या पर नहीं मिलते हैं जो उत्तराखंड के इस काल के बारे में जानकारी देता है। जो भी जानकारी आद्य ऐतिहासिक काल के संदर्भ में लिखित साक्ष्यों से मिल रही है वो धार्मिक ग्रंथों से मिल रही है, इसलिए इस काल को उत्तराखंड की के इतिहास में पौराणिक काल के नाम से जाना जाता है। अब हमने ये डिफाइन करना है कि दो स्रोत हैं पुरातात्विक स्रोत। तो आद्य ऐतिहासिक काल में कौन कौन से पुरातात्विक स्रोत थे? तो धातु उपकरण हो गया, मानवाकृतियां हो गया, शवागार हो गया, शवागार और मृदुभांड भी इसी में आ जाएंगे लगभग लगभग। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत सबसे पहले धातु उपकरण की अगर हम बात कर रहे हैं तो ताम्र लोह धातु। आद्य ऐतिहासिक काल को आप धातु काल के नाम से भी जानते हैं। और कल भी मैंने बात की थी कि मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी? तांबा। तांबा जो आया था जब आप ताम्र पाषाण काल, जब नव पाषाण काल के बाद का जो काल भारतीय इतिहास में आ रहा है कि मानव ने जब पत्थर के साथ तांबे का प्रयोग किया तो उस काल को हम कहते हैं ताम्र पाषाण काल। तो ताम्र लोह धातु, लोहे का जो लोहे की जो खोज हुई वो लगभग 1100 ईसा पूर्व में हुई। वैदिक कल्चर के संदर्भ में अगर हम भारतीय इतिहास से इसको कोरिलेटेड करते हैं तो ताम्र लोह धातु, इसलिए जो जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। तो तांबे के बाद टिन, तांबे और तांबे जब आप केमिस्ट्री को पढ़ेंगे मिश्र धातुओं का जो कंसेप्ट है एलॉय, ठीक है, तो दो धातुओं को मिला के कांसा बनाया गया तो वो आधार बना सिंधु घाटी सभ्यता को। इसलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के संदर्भ में देखते हैं। और बाद में जब लोहा की खोज हुई 1100 ईसा पूर्व में, और लोहे की उपयोगिता को हमने मुख्य रूप से देखा 6 सेंचुरी बीसी में द्वितीय नगरीकरण के संदर्भ में। उसके राजनीतिक प्रभावों को हमने देखा, आर्थिक प्रभावों को देखा, सामाजिक प्रभावों को देखा। लोहे ने एक क्रांति ला दी थी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। जैसे मैंने कहा कि लोहे के अस्त्र शस्त्र, भाई लोहे का तलवार, लोहे के भाले, लोहे के ढाल, तो उसने क्या सैन्य जो क्षेत्र था उसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिया था। कृषि के क्षेत्र में आप देखते हैं कि लोहे के फाल का यूटिलाइज जब एग्रीकल्चर में किया जाने लग गया, लोहे की कुदालों का, तो उससे क्या होने लगा, ज्यादा गहराई तक लोहे के फाल से ज्यादा गहराई तक खुदाई होने लग गई, जिससे मिट्टी क्या हो गई, ज्यादा ज्यादा उर्वर हो गई, जिसके कारण फसलों का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया और उत्तर भारत उस समय समृद्धशाली हो गया, जिससे नगरीकरण को प्रोत्साहन मिला, वाणिज्य व्यापार को प्रोत्साहन मिला। तो एक छोटी सी चीज है लोहा, लेकिन लोहे ने भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। पर्टिकुलर हम इसको डीप में पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री में। तो मुख्य रूप से जो आद्य ऐतिहासिक काल है उसमें हम मुख्य रूप से लोहे के, ये धातुओं के युग की शुरुआत देखते हैं। और मुख्य रूप से जो प्रमुख धातुएं हैं वो आपको आद्य ऐतिहासिक काल में, तो धातुओं का इतिहास भी हमें आद्य ऐतिहासिक काल के संदर्भ में उसकी शुरुआत भी हमें देखने को मिलती है। उत्तराखंड के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो भाद्राबाद से ताम्र संचय मिले हैं। ताम्र मिस तांबा, इंग्लिश में मैंने कहा था कॉपर, Cu इसका केमिस्ट्री में सिंबल होता है, तो कॉपर आप इंग्लिश में कहेंगे। ताम्र संस्कृत का शब्द है और तांबा हिंदी का शब्द है। तो भाद्राबाद पड़ता है आपका रुड़की में, तो वहां से ताम्र संचय मिले हैं। जब खुदाई हो गई तो एक जगह तांबे की चीजें बहुत बड़ी संख्या में मिली है। बनकोट से 8 ताम्र मानवाकृतियां मिली है। जैसे आप देखते हैं कि हम मूर्तियां बनाते हैं, चांदी की मूर्तियां जो आपके घरों में आज की डेट में कुलदेवी कुलदेवता का या हमारे ग्राम देवताओं का जो चिन्ह है, या उन पे जो पेटी लगी हुई है, छत्र लगा हुआ है, तो इस तरीके से ही शुरुआत में 8 ताम्र मानवाकृतियां, तांबे की जो पट्टी होती थी उस पे मानव आकृतियां हमें देखने को मिलती है। और ये आद्य ऐतिहासिक काल में आएगा। ये डिटरमाइन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तांबे की शुरुआत आद्य ऐतिहासिक काल में हुई। तो अब आपका क्लैरिफाई हो गया, पाषाण काल में सिर्फ पत्थर, ताम्र पाषाण काल में तांबे की शुरुआत, और मुख्य रूप से तांबे के साथ अन्य धातुओं का मिश्रण करते हुए नवीन धातुओं की खोज, वो सब टाइम पीरियड रहा आद्य ऐतिहासिक काल का। ठीक है,
दूसरी चीज आप देखते हैं चित्रित धूसर मृदुभांड। मृदुभांड वैसे तो मिट्टी का यूटिलाइज आप देखते हैं नवपाषाण काल में, जैसे पहिए का आविष्कार, ठीक है। लेकिन जो चित्रित धूसर मृदुभांड, मृदुभांड भी कई प्रकार के हुए। पहले सिंपल मिट्टी के बने, ठीक है। फिर उसमें चित्रित धूसर मृदुभांड से तात्पर्य जो सिंपल मिट्टी है उस पे चित्र बनाए गए। फिर बाद में आप देखते हैं कि काले रंग के पेंट का यूटिलाइज करके उसे थोड़ा अट्रैक्टिव किया गया। तो उत्तराखंड के इतिहास के संदर्भ में भी चित्रित धूसर मृदुभांड जो थापली टिहरी गढ़वाल से मिले हैं और पुरुला में कमल नदी तटस्थ के उत्खनन, यानी कि जब इन क्षेत्रों में खुदाई हुई तो उत्तराखंड, मैंने गढ़वाल लिखाया था कल, ठीक है। तो ये भी आप आद्य ऐतिहासिक काल में लिखेंगे तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि चित्रित धूसर मृदुभांड उत्तराखंड में कहाँ से मिले हैं? गढ़वाल क्षेत्र से, कुमाऊं क्षेत्र से, भावर से। तो गढ़वाल के दोनों है, थापली टिहरी गढ़वाल में, पुरोला उत्तरकाशी में। तो गढ़वाल कॉमन में भी आपसे ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आप देखते हैं शवागार। मलारी की समाधियां, पश्चिमी रामगंगा घाटी में नौला जैनल की समाधियां। तो सवागार से तात्पर्य है कि जस्ट लाइक आज की डेट पे आप देखते हैं कि हमारी हिंदू पद्धति में आप देखते हैं कि जब हम दाह संस्कार के लिए नदी के किनारे जाते हैं तो हम उसको क्या जलाते हैं, जो हमारा शव रहता है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी क्रियाएं वहां पे की जाती है कि भाई हवन किया जाता है, या 10वें 11वें दिन अगर हम पीपल की पूजा के लिए जाते हैं तो जैसे मैंने कहा कि पीपल के पेड़ के आसपास उन चीजों को डाला जाता है। या उससे पहले घाट पे एक पूजा टाइप की होती है, उसमें कई बार बालू से वेदिका टाइप की बनाई जाती है और जो पिंड होते हैं वो रखे जाते हैं, उनमें सिक्के रखे जाते हैं, बाद में नदी में प्रवाहित किए जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में ये चीजें हो रही है। अब क्या हो जाए कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे यहाँ सृष्टि विलय या केदारनाथ आपदा आई, अगर इस तरीके की आपदा आ जाए, आप थोड़ा इमेजिन करिए कि इस तरीके की आपदा आ जाए और नदी घाटी का वो क्षेत्र दब जाए, तो अब वो साक्ष्य अगर हमें बाद में मिलेंगे, अब हो सके आज तो खैर रिटर्न एविडेंस में है कि ये चीजें हैं, ये पद्धतियां हैं, हमारे सोशल मीडिया पे है, तो कहीं ना कहीं, लेकिन अगर खुदाई होगी तो खुदाई में हो सकता है कि कहीं पिंड हो, और पिंड किसके होते हैं? जौ के पीसे हुए, उसके कुछ साक्ष्य मिलेंगे, सिक्के मिलेंगे, वो वेदिका कहीं पे मिल सकती है। या जैसे मैंने कहा पीपल के पेड़ के आसपास वो टेमरू के जो डंठल होते हैं, ठीक है ना, मिट्टी के घड़े। अब खुदाई होगी तो अब हमें क्या लगेगा, कल के दिन इतिहासकार उसकी खुदाई करेगा तो हमें उसके जस्ट लाइक जैसे मैंने कहा कि इससे हमें, जैसे जो उस समय के आद्य ऐतिहासिक कालीन संदर्भ में उत्तराखंड में मलारी की समाधियां और पश्चिमी राम गंगा घाटी में नौला जैनल के क्षेत्र में जो समाधियां मिली है, इन सभागारों में रखे धातु तथा मृत्तिका पात्रों तथा शवों को दफनाने की रीति से तत्कालीन संस्कारों, भोजन एवं शिल्प का ज्ञान होता है। आ गया ना समझ में? जैसे मैंने आज के संदर्भ में उस पद्धति को जोड़ने की कोशिश की, तभी हम कह रहे हैं कि उस समय शवों को दफनाने का था प्रचलन, आज दाह संस्कार है। जब आप सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में तीनों पद्धतियां थी जो वैश्विक स्तर पर आज है। जैसे हमारी सनातन या हिंदू धर्म की पद्धति है, उसमें दाह संस्कार की पद्धति है। मुस्लिम ईसाईयत में दफनाने की प्रथा है। और सिंधु घाटी सभ्यता में एक और पद्धति थी दाह संस्कार की, मतलब अंत्येष्टि की। वो थी ऐसे कि जब किसी का कोई सगा संबंधी की मृत्यु हो जाती थी तो पहले उसके शरीर को खुले मैदान में छोड़ दिया जाता था, और जब पशु पक्षी उसके शरीर के पूरे मांस को खा लेते थे तो जो उसके हड्डी के अवशेष बच जाते थे उसको दफनाया जाता था। उसको कहते थे आंशिक शवाधान। शवाधान दाह संस्कार, आंशिक शवाधान। तो अंत्येष्टि के संदर्भ में मात्र 3 पद्धतियां पूरे विश्व इतिहास में आपको देखने को मिलती है। वो डिफरेंट रिलीजन कोई भी हो, और किसी में समाधि का है, जल समाधि का भी है, तो वो भी उसका, जैसे हमारे हिंदू पद्धतियों में आप जो साधु संत समाज जिनको हम कहते हैं, उनमें समाधि लेने का है, उनको दाह संस्कार नहीं किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये इंटरकनेक्टेड है।
तो हमने उसको कोरिलेटेड कर लिया। तो उत्तराखंड इतिहास के संदर्भ में भी अगर आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। पैसे तब कल सुबह कोई बात नहीं, पैसे की नहीं जा रही। अरे फिर भी क्यों नहीं, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है मेरे बेटा कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि सभागारों में रखे धातु, जैसे मैंने कहा कि पीपल के पेड़ के आसपास जिन वस्तुओं को हम रख रहे हैं या जहाँ पे हम दाह संस्कार कर रहे हैं वहाँ पे हम किन चीज़ों को छोड़ रहे हैं, या उसके हड्डी के अवशेष, कपाल के अवशेष आज भी बच जाते हैं, उसको हम नदी में प्रवाहित करते हैं। तो इससे हमें उनके संस्कारों के बारे में, भोजन, जैसे मैंने कहा पिंड का जो कंसेप्ट है हमारे यहाँ, अगर वो पिंड, कोई पिंड बच जाता है और वैसे ही दब जाता है, हो सके वैसे ही वो सेब बच जाए कल के दिन खुदाई हो, थोड़े बहुत उसके अवशेष मिलेंगे। जैसे अनाज की भूसी मिलती है कहाँ, सिंधु घाटी सभ्यता से। तो इस संदर्भ में इतिहास, जैसे मैंने कहा इतिहास एक जस्ट लाइक साइंस की पद्धति पर आधारित सब्जेक्ट है। हम मानते हैं कि आर्ट का सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिस्ट्री साइंस, हिस्ट्री के संदर्भ में क्वेश्चन आता है इतिहास विज्ञान है या कला। तो इतिहास विज्ञान भी है, कला है। हर सब्जेक्ट अपने आप में विज्ञान भी होता है और कला भी होता है। इस संदर्भ में आपको इसको देखने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो इसको भी आप समझ गए होंगे। अभी आपका काम है इसको इसी तरह स्क्रीनशॉट आप अभी भी ले लें या मैं बाद में आप ले लेंगे, तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हम इसी में देखते हैं साहित्यिक साक्ष्य आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है, क्योंकि ये पौराणिक काल के नाम से जाना जाता है। तो जैसे मैंने मुख्य रूप से कहा कि इस समय के धार्मिक साहित्य हैं। अब धार्मिक साहित्य में आप क्या क्या रखेंगे? और और पहले तो ये बताओ, एंशियंट इंडिया के संदर्भ में भारत में कौन कौन से रिलीजन है? सर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और हैं? भारतीय इतिहास में आप रिलीजन कहाँ पे देखते हैं? रिलीजन की शुरुआत भारतीय इतिहास में कहाँ से हो रही है? सर साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत आ रहे हो। नहीं, मैं टॉपिक में पूछ रहा हूँ बेटा, टॉपिक वाइज। पाषाण काल में आपको धर्म दिखा कहीं? पाषाण काल में सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म तो था, मातृ देवी की पूजा, लिंग उपासना, पशुओं में कुबड़ वाला सांड था ना, ऐसा वो क्या था? वो भी तो रिलीजन था, है ना। फिर आपका चैप्टर आता है वैदिक संस्कृति, तो वैदिक धर्म। तो उत्तराखंड का जैसे मैंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता से कोई रिलेशन नहीं था, तो वैदिक धर्म हो गया। 6th सेंचुरी बीसी में आप देखते हैं कि जब उत्तर वैदिक काल समाप्त हो जाएगा तो आप देखते हैं कि उसी की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उसी तरीके से गंगा घाटी में 62 उप संप्रदायों का उदय हुआ। फिर उसी की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उस उत्तर वैदिक धर्म के ही सुधार के रूप में शैव धर्म, वैष्णव धर्म, शाक्त धर्म अस्तित्व में आए। तो जैसे मैंने कहा, आप बोलते तो हो, लेकिन आपका जैसे मैंने कहा बेटा कि इतिहास सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन है। इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में रखिए, तब आप कभी भटकेंगे नहीं। और अगर आप बीच से पकड़ते हो तो फिर समस्या है। तो वैदिक धर्म,
वैदिक धर्म में उत्तर वैदिक काल में जब दोष आए तो उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उपनिषद काल आया। उपनिषदों का गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने अध्ययन किया, बौद्ध धर्म जैन धर्म अस्तित्व में आए। तो आद्य ऐतिहासिक काल में सिर्फ वैदिक धर्म से रिलेटेड धार्मिक साहित्य को हम इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो वैदिक काल के क्या क्या धार्मिक साहित्य थे? वैदिक काल से रिलेटेड बोलिए। एक भी पता नहीं है? अरे बोलने का साहस तो करो, अभी तो बोला था आपने, वही तो है। आशीष वेद वगैरह तो बोलो। वेद और वेद उपनिषद आरण्यक और वेदांग वेदांग उपनिषद उपनिषद और पुराण पुराण और स्मृति ग्रंथ और सर ये जैसे रामायण महाभारत महाकाव्य बनेंगे ना, ठीक है। महाकाव्य रामायण और महाभारत दो महाकाव्य। और चलो ये आप लोगों ने कहा है। तो जैसे मैंने कहा बेटा कि इंडियन हिस्ट्री का जो आधार है वही आपका यहाँ पे फिट होगा, थोड़ा सा उसको डाइवर्ट करना है। तो धार्मिक साहित्य में भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? ऋग्वेद है सबसे प्राचीन। तो उत्तराखंड के संदर्भ में भी ऋग्वेद जानकारी देगा। दूसरा ऐत्रेय ब्राह्मण। अभी आप लोगों ने कहा था कि ब्राह्मण ग्रंथ, तो ब्राह्मण ग्रंथों में सिर्फ ऐत्रेय ब्राह्मण है जो उत्तराखंड के संदर्भ में जानकारी देगा। तीसरा है रामायण, चौथा है महाभारत, पांचवा पुराण में मुख्य रूप से स्कंद पुराण, और स्कंद पुराण के दो भाग मुख्य रूप से केदारखंड और मानसखंड। मूल ग्रंथ स्कंद पुराण है, लेकिन उसके शब्द ग्रंथों के रूप में केदारखंड और मानसखंड है। अब आगे समझ लें, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेरी रिलीजियस सोर्स है अगर उत्तराखंड के बारे में, तो वो है स्कंद पुराण, केदारखंड और मानसखंड। ये वाली लाइन तो चलो ऋग्वेद, ऐत्रेय ब्राह्मण, रामायण, महाभारत, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी है। लेकिन जो गढ़वाल और कुमाऊं के बारे में पूरी जानकारी मिलती है स्कंद पुराण, केदारखंड और मानसखंड के अंतर्गत आपको मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपने देखना है बौद्ध। अब देखो वहां पे मैंने कहा तो लगभग आद्य ऐतिहासिक काल के संदर्भ में इतनी चीजें आपने वैदिक धर्म के संदर्भ में देखना है। फिर बौद्ध ग्रंथ, बौद्धों का भी जो पाली साहित्य है, महावैशंतर जातक, कुणाल जातक और अशोकवदान, इन तीन ग्रंथों से उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। जैसे हमने नामकरण में लिखा था कि बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड का नाम हिमवंत मिलता है ना। अब जैसे महाभारत में आप देखते हैं स्वर्गारोहिणी, सुना? स्वर्गारोहिणी कहाँ है? हाँ? उत्तराखंड में कहाँ है उत्तराखंड में? वही तो पूछ रहा हूँ। कौन से? स्वर्गारोहिणी उत्तरकाशी नहीं बेटा, चमोली में है। आप देखते हैं ना केदारनाथ। अब देखो आप लोग भूल जाते हैं केदारनाथ, भीमशिला, व्यास गुफा, ये सब कहाँ है? गणेश गुफा, मुचकुंद गुफा, नर नारायण पर्वत, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में बद्री केदारनाथ की भूमि में। चमोली है, अब तो रुद्रप्रयाग भी हो गया केदारनाथ के संदर्भ में, ठीक है ना। तो जो ये महाभारत कालीन पांडवों के अवलाखा मंडल या उत्तरकाशी का लक्षेश्वर, कुछ लोग अनुमान लगाते हैं भाई कि जब उन्हें जलाया जाता है पांडवों को, है ऐसी कहानी है भाई। जब उनको 12 वर्ष का वनवास दिया जाता है पांडवों को,
तो दुर्योधन उनको लाक्षागृह में जलाता है। तो कुछ इतिहासकार अनुमान लगाते हैं लक्षेश्वर से, उत्तरकाशी का जो लक्षेश्वर क्षेत्र है, तो उसमें कुछ अभी वो शोध का विषय है, लेकिन अभी तक उत्तराखंड के इतिहास में लाखा मंडल में ही वो लाक्षागृह था। ठीक है। तो महाभारत कालीन लगभग कुछ जानकारियां हमें मिलेगी। ऐसे ही रामायण, जैसे सीता जी धरती में समाई, ठीक, तपोवन, लक्ष्मण झूला, राम झूला, ये सब नाम किससे संबंधित है? रामायण कालीन से। रामायण की वंशावली के संदर्भ में राजा भगीरथ की कथा, गंगा अवतरण, ये उत्तरकाशी के संदर्भ में। दक्ष वाली कथा आपने सुनी होगी, सुनी दक्ष की कथा? यस सर। क्या है दक्ष की कथा? के पिता है दक्ष प्रजापति जी। हाँ, डरिए मत, खुल के बोलो, कुछ नहीं, यहाँ हमारा लर्निंग है। जो भी आप पे 2-4 शब्द हैं आप बोलिए। सर वो बड़े बड़े धनी वाला राजा थे, तो उनकी बेबी शिव जी से प्यार हो गया था। तो हमने सुना कि वो मजाक करते थे कि लोग रानी कहाँ, मतलब किस बाबा के चक्कर में पड़ेगी। तो उन्होंने अपनी बेटी को वो समझाया, पहलों में पढ़नी पड़ी, फिर भी माता पार्वती ने नहीं माना। अब देखिए, जो कैलाश पर्वत है, ठीक है, कैलाश, शिव, सती, सुरकंडा, आपके जितने ये 51 शक्तिपीठ है, वो लगभग उसी से है कि जब आप देखते हैं कि हिमालय की पुत्री के रूप में, फिर कनखल में क्या करवाया राजा दक्ष ने? यज्ञ करवाया, ठीक, यज्ञ करवाया। तो दामाद थे वही शिव, और शिव को दक्ष प्रजापति पसंद नहीं करते थे। तो जब इतना बड़ा आयोजन करवाया, तो वही पुत्री को लगा कि मेरे पति को नहीं बुलाया गया, तो क्रोधित होकर वहां गई और किसमें? कुंड में कूद गई। कुंड में कूद गई तो शिव को भी गुस्सा आ गया कि मेरी पत्नी ने भाई अग्नि को धारण कर लिया। तो बाद में राजा दक्ष के उसके गणों को लेके, तो ये सारी जो कहानियां हैं, कहीं ना कहीं जितने भी साइट आपको उत्तराखंड में देवभूमि हम कहते हैं, तो देवभूमि इसलिए है क्योंकि जितनी भी प्रमुख घटनाएं हैं यमुना के संदर्भ में, यमुना कौन है? सूर्य की बेटी और यम की बहन। तो हमने जो ये चीजें कर रखी, जानकारी हमें जो मिल रही है इन ग्रंथों से मिल रही है, तो ये भी ऐतिहासिक संदर्भ में आपको देखने को मिले। ठीक है। तो अब आप उत्तराखंड के अंदर कुछ भी देख रहे हैं, तो इट मीन्स मैंने जैसे कहा कि उसको आपने इस तरीके से लेना है। पाणिनि का अष्टाध्यायी, ये आप उसमें भी पढ़ते हैं भारत इतिहास के संदर्भ में, मौर्यों से पूर्व के काल में। यद्यपि ये एक व्याकरण ग्रंथ है, लेकिन ये मौर्योत्तर काल और मौर्यों से पूर्व के काल की जानकारी देता है। तो उस समय उत्तराखंड की स्थिति के बारे में बताएगा। ये धर्मनिरपेक्ष साहित्य में आदि ऐतिहासिक काल में आ जाएगा। तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल हम उस काल को कहेंगे जिस काल के हम पे दोनों स्रोत है, लेकिन जो साहित्यिक स्रोत हैं वो पूर्ण रूप से पठनीय है। तो ऐतिहासिक काल में सबसे पहले हम पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत देखते हैं अभिलेख। तो अभिलेख में उत्तराखंड के संदर्भ में मिलते हैं शिलालेख, मंदिर लेख, गुहा भित्ति लेख, ईंट लेख, मूर्ति पीठिका लेख, त्रिशूल लेख, ताम्रपत्र लेख, और फिर दूसरा आ जाएगा मुद्रा, स्मारक एवं कलाकृतियां, समकालीन आकृति चित्र, रेखा चित्र, कलात्मक चित्र, शासनादेश व लेख्य। ये अभिलेख नहीं लिखेंगे आप यहाँ पे, अभिलेख से ऊपर एक हेडिंग डालना यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत, या कल मैं इसको एडिट करके आपको फिर दोबारा भेज दूंगा। तो इतने पुरातात्विक स्रोत आपको
ऐतिहासिक काल के उत्तराखंड के इतिहास के संदर्भ में मिल जाते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि उत्तराखंड इतिहास के अभिलेख कौन कौन से हैं। शिलालेख, कालसी, लाखा मंडल, सिरोली मंडल, माणा। कालसी, लाखा मंडल और सिरोली का जो क्षेत्र है मुख्य रूप से जो आपका जौनसार भावर का क्षेत्र है उस क्षेत्र में मिलेंगे। मंडल माणा आपको चमोली डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं। शिलालेख समझते हो ना? क्या? सर पत्थरों पर जो शिला में पत्थरों पर लिखे गए कोई लेख, ठीक है। अब कालसी घूमने जाओगे तो कालसी शिला लेख को देख के आना। मैं भी नहीं गया, ठीक है, लेकिन जाऊंगा तो आपको फोटो सेंड करूंगा, तो स्टेटस लगाइए। आप भूगोलवेत्ता भी बनने वाले हैं, इतिहासकार भी बनने वाले हैं, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्री सब कुछ बन जाएंगे। तो अब एंजॉय करिए लाइफ को, घूमना भी है फिरना भी है, लेकिन अपने नॉलेज को आप दूसरे तरीके से देखना है। दूसरा है मंदिर लेख। जो मंदिर थे मंदिरों पे लिखे गए अभिलेख। गोपेश्वर से मिलते हैं कालीमठ, केदारनाथ और नाला। गुहा भित्ति लेख, गुहा भित्ति लेख समझते हो? क्या? गुफाओं के अंदर गुहा में गुफा, गुफा, भित्ति में दीवार, कहते हैं ना भीत। गढ़वाली में नहीं बोलते थे, दादी बोलती थी भाई भीत। दीवार को क्या बोलते थे वो? भीत बोलते थे ना। तो गढ़वाली से बनाया गया भित्ति, गुहा भित्ति लेख, यानी कि गुफाओं की दीवारों पर लिखे गए लेख। तो वामन गुफा है देवप्रयाग में। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कहीं पे कि वामन गुफा कहाँ है, तो देवप्रयाग में है। और कल्पनाथ से हमें गुहा भित्ति लेख मिलते हैं। ईट लेख, ईट लेख तो आप समझ ही गए होंगे, ईटों पर लिखे गए लेख जो नैनीताल एवं बाड़ावाला देहरादून से हमें मिले हैं। मूर्ति पीठिका लेख, इसको समझ रहे हैं? इसको समझ रहे हैं मूर्ति पीठिका लेख? नो सर। मूर्ति, मूर्ति तो समझ जाते हैं, आइकॉनिक ऑफ एनी गॉड एनी पर्सन, किसी की भी मूर्ति हो सकती है। पीठिका में पीठ पर लिखे गए लेख, किस कोई भी मूर्ति है उसकी पीठ पर भी कुछ लेख हमें मिले हैं जो देवलगढ़ और कोलसारी से मिलते हैं। देवलगढ़ 52 गढ़ों में से एक है। अजयपाल का जो केंद्र बिंदु था वो था देवलगढ़, और जो हमारी कुल देवी है राजराजेश्वरी वो परमार वंश के, हमारी भी उनियालों की भी वही कुल देवी है राजराजेश्वरी, और जो परमार वंश के शासक थे उनकी कुल देवी भी राजराजेश्वरी थी। तो ये भी माना जाता है कि उनियाल ही कभी कभार उनके पुरोहित भी हुआ करते थे। तो आज भी आप देवलगढ़ जाएंगे तो वहाँ राजराजेश्वरी जी का मंदिर है, राजराजेश्वरी माँ का मंदिर है। इस बार मेरी इच्छा थी तो मैं वहां तक गया था, धारी देवी, वहां से थोड़ा नजदीक था तो टाइम काफी हो गया था, लेकिन देवलगढ़ जाने की मेरी इच्छा थी। तो वहां पे भी इस तरीके की मूर्ति पीठिका लेख, अन्य लेख आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मूर्ति पीठिका स्थान, मूर्ति पीठिका, मूर्ति की पीठ पर लिखे गए थे। त्रिशूल लेख, इसको तो समझ ही रहे होंगे, उत्तरकाशी तो सभी लोग गए होंगे, विश्वनाथ मंदिर गए? तो शक्ति मंदिर है ना सामने, उसमें एक त्रिशूल है। तो आज तक आपके लिए वो त्रिशूल था, आप जाओगे तो देखना उस पर कुछ लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो गोपेश्वर तो था बाड़ाहाट से। सर वो लिखा है शायद उस पे। अब लेके आना, देख के आना, फोटो खींच के आना, वो मैं बता दूंगा कल तक आपको कि क्या लिखा है, किसने लिखा है, क्यों लिखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से अब लोग जहां भी आप लोग जाते हैं तो अब इतिहासकार की तरह इन चीज़ों को देखिए। तो आधे से ज़्यादा जीएस कम से कम उत्तराखंड में आसपास तो हम घूमते ही हैं, तो कम से कम इन चीज़ों को थोड़ा देखिए। ताम्रपत्र लेख, इसको भी समझ गए होंगे। जी सर, पुराने जमाने में ऐसे पत्तों पे लिखे जाते थे सर। ताम्र में तांबा पत्र, तांबे का पत्र, तांबे की जो प्लेटें होती थी उस पर कुछ लेख लिखे गए थे। कब? कार्तिकेयपुर राजाओं के हैं जो पांडुकेश्वर से मिले हैं, कंडारा से मिले हैं, चंपावत से मिले हैं, बैजनाथ से मिले हैं। पांडुकेश्वर से 4 मिले हैं, बाकी क्षेत्रों से एक मिले हैं। तो उत्तराखंड के संदर्भ में इतने प्रकार के अभिलेख आपको देखने को मिलते हैं,
ठीक। इसके अतिरिक्त अगर हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो मोरगिर की भिक्षुणी नागिला थी, उसका भारहूत दान लेख है, उससे भी हमें उत्तराखंड इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तो आपको पता ही है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के उत्तर सीमांत क्षेत्रों के बारे में उत्तराखंड के संदर्भ में जानकारी मिलती है। और सहणपाल जो पाल वंश का एक शासक था, उसका बोध गया शिलालेख है, उससे भी उत्तराखंड के संदर्भ में जानकारी मिलती है। तो इनसे इस सेक्शन से आपके कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कल हम फिर इसमें डीप में बात कर सकते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक काल के संदर्भ में भी काफ़ी चीज़ें हमारी टॉपिक वाइज भी आ जाएगी। तो सबसे पहले आपसे आ सकता है कि उत्तराखंड में कौन कौन से शिलालेख हैं, कौन कौन से मंदिर लेख है, कहाँ कहाँ वो मिलते हैं। तो इसको इसी तरीके से याद कर लेना है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। अब कालसी शिलालेख है, फिर ये पूछा जा सकता है इसमें कि कालसी शिलालेख किसका है, किसका है कालसी शिलालेख? अशोक का। ठीक है। तो साम्राज्य विस्तार या उसके प्रभाव में हम उस समय उत्तराखंड के इस क्षेत्र को देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं मुद्राएं। मुद्रा क्या है? करेंसी। और रुपया और पैसा और आप लोगों के साथ समस्या क्या है, मैं डिफाइन करने की बात करता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग धीरे धीरे क्या, हमसे जब कोई चीज़ पूछी जाती है ना तो हम उसका या तो इंग्लिश ट्रांसलेट करके बता देते हैं, लेकिन हमें उसको डिफाइन करना आना चाहिए। प्रत्येक शब्द का एक डेफिनेशन है ना। जैसे कई बार आप लोगों के नाम से पूछा कि आपके नाम का अर्थ क्या है, तो ऐसे ही मुद्रा का अर्थ क्या है। मुद्रा अपने आप में एक विनिमय का साधन है। आज क्या है, आप पे रुपया है तो क्या है, विनिमय का साधन है। पैसा आप दे रहे हैं, मार्केट से चीज़ों को ले रहे हैं, पैसा आप दे रहे हैं, किताबों को खरीद रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, कपड़ों को ले रहे हैं, है ना। सब वस्तुओं को क्रय विक्रय करने का एक साधन है मुद्रा। विनिमय का साधन, बस संक्षेप में रखिए, विनिमय में क्रय विक्रय जो हम कर रहे हैं, ठीक है। जी सर। तो उत्तराखंड के इतिहास में कुनिंद और योधे राजाओं की रजत और ताम्र मुद्राएं हमें देखने को मिलती है। रजत मीन्स चांदी, ताम्र मीन्स तांबा, ठीक है ना। तो जो कुनिंद, आपसे पूछा जा सकता है कुनिंद और योधे राजाओं ने किन धातुओं की मुद्राएं चलाई, इस संदर्भ में इसको देखना है। कुनिंद राजा प्रमुख हुआ है अमोघ भूति। तो अमोघ भूति की जो मुद्राएं मिली है रजत मुद्राओं के साथ, 2 स्वर्ण सलाका, स्वर्ण मीन्स सोना, सलाका मीन्स होता है पतली सी स्ट्रिप, ठीक है। इसके अतिरिक्त कुषाणों की भी स्वर्ण मुद्राएं, अब कुषाण भारतीय इतिहास में आप पढ़ते हैं, लेकिन उनकी जो स्वर्ण मुद्राएं हैं उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों से मिली है, तो ये हम पर्टिकुलर अलग से बात कर लेंगे, लेकिन अभी आपको इतना ध्यान में रखना है। अजयपाल की भी कुछ मुद्राएं मिलती है, जौ नामक मुद्राएं, ठीक है ना। जौ मीन्स होता क्या है उत्तराखंड में, जौ जस दी, है ना गढ़वाली गाना, जी सर। जो जस दे या जौ जस दे, क्या है इसका तात्पर्य है। आपके गांव में देवता अवतरित होते हैं, जी सर। वो क्या मांगते हैं, जब वो कुछ चीज बोलना चाहते हैं तो क्या मांगते हैं, सबसे पहले जौ मांगते हैं ना, बोलते हैं ना जौ, अरे जौ ले आओ तब देते हैं, तब वो ऊपर बोलते हैं, तब बोलते हैं, जो भी उनके हाथ में जितने जौ आते हैं उसके आधार पर वो बोलते हैं, है ऐसा। तो जौ नामक कुछ मुद्राएं मिली है जो आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जौ नामक मुद्राएं क्या है ये मुद्राएं। वैसे तो मुद्राएं सारी कहीं ना कहीं, और हर मुद्राएं का ऑब्जेक्ट वैसे प्राचीन काल में इकोनॉमी से नहीं है,
क्योंकि शुरुआत में आप देखते हैं कि वस्तु विनिमय मुख्य रूप से रहा, मुद्रा विनिमय के रूप में काफी बाद में प्रचलन में आया। जैसे मैंने कहा कि अगर आप अपने दादी जी का टाइम पीरियड भी देखेंगे, अपनी दादी या बुढ़ी जी से पूछिए कि आपने क्या पैसों से कुछ खरीदा, वो बोलेंगे कि नहीं, हम चीजों के बदले चीजों को लेते थे। तो जब हम प्राचीन काल में मुद्राओं को देखते हैं तो मुद्रा विनिमय का साधन नहीं था, अपितु शासक क्या करते थे, इन रजत एवं ताम्र मुद्राओं के माध्यम से अपने को क्या करना चाह, अब जैसे आज की डेट में कोई सिक्का है, उस पे अशोक की लाट अंकित है, हमें कागजी मुद्रा आज बढ़िया लगती है। सिक्का है तो कई बार तो मैंने देखा अपने घर में लाता हूँ, सिक्के इकट्ठे हो रखे, इधर उधर हो रहे हैं, इतने ज्यादा इकट्ठे हो रखे हैं। क्यों? हमें बड़ी करेंसी की आदत पड़ गई। ठीक, तो शुरुआत में शासकों के संदर्भ में हमें जानकारी मिलती है कि किसी शासक ने, अब जैसे समुद्रगुप्त का एक सिक्का मिलता है भारतीय इतिहास के संदर्भ में कि समुद्रगुप्त की बीणा बजाती हुई मुद्रा, तो हम उससे ये मान सकते हैं भाई कि इसलिए उसने उस सिक्के को बनाया होगा कि अपने को दिखाया उसने। जैसे अब आज की डेट पे हमारा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जितने भी हमारे हम जो भी कर रहे हैं, एक फोटो ले, सेल्फी ली, डाल दिया साहब, हम कहीं पे गा रहे हैं, नाच रहे हैं, जो भी है, तो हमारी अभिरुचि के बारे में उससे जानकारी मिलती है। ठीक है ना। तो शुरुआत में आप इस संदर्भ में, लेकिन एंशियंट इंडिया में जो जौ नामक मुद्रा उत्तराखंड के इतिहास के संदर्भ में हमें देखने को मिलती है, मुख्य रूप से आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, इस संदर्भ में क्यों, जौ भी अपने आप में क्या, उत्तराखंड के संदर्भ में जौ सबसे पहली फसल अगर उपजाई मानव ने तो जौ था। और जौ क्या होता है, आप देखते हैं कि नवरात्रि होते हैं हमारे यहाँ, ठीक, जौ बोए जाते हैं और 7-8 दिन में बिल्कुल हरियाली आ जाती है उसमें। जौ सबसे जल्दी उपजता है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है। तो जौ मुद्रा को आप इस तरीके से इसके अतिरिक्त स्वर्ण चूर्ण, स्वर्ण सलाका, कौड़ियां नहीं बोलते, कौड़ी के भाव भी केवल आज की डेट में कौड़ी मतलब सबसे छोटी इकाई। उत्तराखंड के संदर्भ में अगर हम मौद्रिक व्यवस्था में बात करते हैं, सबसे छोटी इकाई होगी कौड़ी। कहते हैं ना, अरे कौड़ियों के भाव भेज दिए, और कौड़ियों के बाद मतलब सबसे निम्न रेट पे मैंने दे दिए। कहते हैं ना कई बार, क्या आज मैं मार्केट गया था, हमारे यहाँ कहावत है कि जैसे आलू बेचने कोई व्यक्ति मार्केट गया और 200-250 रुपए में कट्ठा बेच के आए, तो बोलते यार कौड़ी के भाव बेच के आए। ये नहीं कहते कि 200-250 में बेचे, सबसे निम्न स्तर का जो रेट। तो सबसे छोटी जो मुद्रा की हमारे उत्तराखंड के इतिहास में कौड़ियां, स्वर्ण सलाका, सलाका जैसे मैंने कहा बिल्कुल छोटी सी स्टिक। जैसे आज की डेट में आप देखते होंगे कि जैसे हमारे यहाँ पंचरत्न आपने देखे, देखे जब कोई मरता है तो क्या करते हैं, कभी देखा? सुना है सर, देखा देखा नहीं तो क्या करते हैं, जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके मुंह में पंचरत्न डाले जाते हैं। तो पंचरत्न से तात्पर्य सोने चांदी, छोटी सी स्ट्रिप उसमें बिल्कुल पतली सी होगी, वो बिल्कुल नाजुक कागजों के अंदर रहती है, और कई बार वो खो गई तो दिखती भी नहीं है। तो उसी तरीके से स्वर्ण सलाका, स्वर्ण, हाँ बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? सर, हमें बोले मतलब पहले से सब कुछ रहता है क्या, वो रेडी क्या हुआ? ऐसा नहीं है, वो पूजा पाठ की भी एक वो होती है पद वो रहती है, क्या कहते हैं उसका नाम, पूजा पाठ में भी इसका यूज होता है। जब हम देवी की पूजा करते हैं तो उसमें स्वर्ण स्वर्ण चूर्ण, स्वर्ण सलाका का भी कई बार लिखते हैं, तो उस स्वरूप में रखा रहता है घर में। ऐसा नहीं कि घर में रखा रहता है, और नहीं है तो तुलसी को डालते हैं, गंगा जल को डालते हैं, जिनके पास नहीं है। अब वो तो हमारी एक मान्यता है। मान्यता इसलिए होगी कि प्राचीन काल में क्या होता था, कई बार लोगों के रिश्तेदार हैं, लेट से आए, व्यवस्थाएं नहीं थी, शरीर पे बहुत गंदगी रहती थी होगी, तो इसलिए पहले क्या करते थे होंगे, जैसे तुलसी या गंगा जल डालते थे, तो उसका इम्पैक्ट बॉडी पर रहा होगा, कुछ ना कुछ तो उसका साइंटिफिक चीज है होगी, क्योंकि इसके बारे में मुझे भी स्पष्ट जानकारी नहीं है।
लेकिन जो हमारी परंपराओं में शुरुआत में जो चीज़ें हैं उसके पीछे साइंस का रीज़न कुछ ना कुछ ज़रूर रहा होगा इस चीज़ के पीछे भी। ठीक है, तो घर में ऐसा नहीं कि रेडी रखते हैं, कोई नहीं चाहता। अगर बुड्ढे जी भी घर पे मर रहे होंगे तो कोई नहीं सोचता कि यार दादाजी मरने वाले मैं ला के रखूँ, ऐसा नहीं है। इसलिए तुलसी, गंगा जल, कई बार गंगा जल भी नहीं जहाँ तो पानी पिला देते हैं। ठीक है ना। उसका ये तात्पर्य है कि अंतिम समय में एक तरीके का वो भाव भी है सामाजिक संदर्भ में। स्वर्ण का हमने ये कि सबसे उच्च कोटि की धातु स्वर्ण है, हमने ये कि अर्पित कर दिया अपना भाव। तो भारतीय परंपरा को हम इस संदर्भ में भी देखते हैं। ठीक है, तो मुद्राओं में बेटा आपने इतना देखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं उत्तराखंड के संदर्भ में ऐतिहासिक काल के संदर्भ में स्मारक एवं कलाकृतियाँ। भारत इतिहास के संदर्भ में एंशियंट इंडिया में आप देखते हैं मंदिर, स्तूप, मठ, विहार। मध्यकालीन भारत इतिहास में आप देखते हैं मस्जिद हो गया, किले हो गए, आपके महल हो गए। आधुनिक काल में आप देखते हैं चर्च, जैसे हमारा संसद भवन बना, इंडिया गेट बना, ये क्या है? सारे स्मारक एवं भवन है। तो उत्तराखंड के संदर्भ में अगर हम देखते हैं, एक तो बाड़ा वाला की देवढूंग की स्टिका चिकिया, बाड़ा वाला साइट है, देवढूंग साइट का नाम है। स्टिका चिकिया, स्टिका से आप क्या समझ रहे हैं? देवता। इतना आपने अनुमान सही लगा दिया। ये अनब्रूमैन कौन है जो अभी जुड़े? ये अनब्रूमैन नाम से कौन जुड़ा? अभी कौन जुड़े? अनब्रूमैन कौन है? आवाज नहीं आ रही आपको? आ रही है सर। नहीं, ये अभी एक जुड़े ना, कोई लेफ्ट भी कर दिया, चलो पता नहीं कौन है। कम से कम पता भी तो रहना चाहिए। चलो जिनके नाम आ रहे हैं या जिनको रोज कर रहे हैं, लेकिन ये अनब्रूमैन मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो इसका इतना आपने अनुमान सही लगाया कि इसका रिलेटेड, ये धर्म से रिलेटेड चीज है। इष्टिका मतलब ईट, चित्तिया मतलब जैसे वेदी, ईट से निर्मित वेदियां, ये भी क्या है? स्मारक या कलाकृतियां, जैसे आप यज्ञ वेदी को देखते हैं। ठीक है, तो यद्यपि ये वैदिक कालीन संदर्भ में दिखाया जाता है, लेकिन ये ऐतिहासिक काल के साक्ष्य में उत्तराखंड के संदर्भ में देखेंगे तो स्टिका चित्तियां, जो हमारी वेदियां होती है, वेदी समझते हो ना, जैसे यज्ञ वेदी है, आपके विवाह में फेरी की वेदी बनती है, उसका भी एक निश्चित मानक होता है। आपके यहाँ भागवत हो रहा है तो भागवत के जो यज्ञ जहाँ पे होता है उसका भी निश्चित साइज शेप होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बना के बस दिखना चाहिए कि भाई सीधे खोद दिया चार दीवानी, ऐसा नहीं होता है। उसका साइज शेप होता है। मैंने भी पहली बार ऐसा देखा कि जब हमारे यहाँ भी भागवत पुराण हुआ था पिताजी की स्मृति में, तब जाके मैंने देखा था कि साइंटिफिक मेथड है। नहीं तो क्या कहते हैं, डोली कहती है कई बार, जो स्पेसिफिक उसका जानकार व्यक्ति रहता है वो बताता है भाई कि इसमें त्रिकोण है, त्रिकोण मीन्स ये सही नहीं है, तो उनका भी एक साइज शेप होता है। तो ये इस तरीके की साक्ष्य हमें एंशियंट उत्तराखंड के संदर्भ में देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त मंदिर शैली, तो जो उत्तराखंड की प्राचीन काल की मंदिर शैली है उसको हम कहते हैं यामुन प्रासाद शैली। प्रासाद में होता है महल, प्रसाद में क्या होता है? प्रसाद और प्रासाद, ये हिंदी में पूछा जाएगा आपसे। प्रसाद मीन्स भोग, प्रासाद मीन्स महल। अगर प्र पे आ की मात्रा लग रही है तो महल है, प्रसाद है तो हम भोग से रिलेटेड उस चीज को करते हैं। तो यामुन प्रसाद शैली, पहाड़ी शैली आप इसको कहेंगे। बाद में आर्किटेक्चर में हम इसको। तीसरी स्मारक एवं कलाकृति में गिरिदुर्ग, जिसको हम गढ़ कह रहे हैं या कोट कहेंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कोट क्या है, गिरिदुर्ग क्या है? तो पहाड़ी किले हैं जो 52 गढ़ों का कंसेप्ट है, तो वो भी अपने आप में स्मारक एवं कलाकृतियों के संदर्भ में हम इसको देख सकते हैं। जैसे मैं वहां गया था
प्रताप नगर में गया था इस बार, तो वहाँ मैंने देखा कि टूटी फूटी स्थिति में महल की स्थिति है, लेकिन अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर जो प्राचीन पद्धति के आधार पर है। ठीक है, तो स्मारक एवं भवन के संदर्भ में इतनी चीज़ों को आपने देखना है। साहित्यिक साक्ष्य अगर हम देखते हैं ऐतिहासिक काल के, तो धार्मिक एवं लौकिक साहित्य है, उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा? कालिदास। और मेघदूतम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत जो कालिदास की रचनाएं हैं, ये गुप्त काल के कवि रहे हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे कालिदास। और कालिदास की कहानी भी आप लोगों को पता है? कालिदास की कहानी यस सर। क्या थे कालिदास की कहानी? वो सर बहुत बड़े मतलब ना समझ थे पहले। हाँ। फिर एक बार क्या हो रहा था कि वो जिस पेड़ पर बैठे थे, तो जिस पेड़ की टहनी पर वो बैठे थे, वो उसी टहनी को काट दे रहे थे। तो किसी ने उनको देखते हुए उनका मजाक उड़ाया, और एक बार उनको एक स्त्री से प्रेम हो जाता है। तो उसके बाद उस स्त्री को, वह स्त्री को पता चलता है कि ये इतना बड़ा मूर्ख है, तो उसको छोड़ देती है कालिदास जी को। उसके बाद कालिदास जी इतना ज्यादा प्रयास करते हैं कि वो इतने बड़े महान बन जाते हैं मतलब। चलो सही है। नहीं नहीं, देखो एक चीज कहा जाता है ना कि सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है कहावत ऐसी। तो या तो सहयोग करेगी या उसका विरोध करेगी, या तो सहयोग से ही आदमी सफल हो सकता है या पूर्ण विरोध से हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी, एक मैंने एग्जाम्पल बताया कि गोस्वामी तुलसीदास अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और अपनी पत्नी के बगैर बिल्कुल रह नहीं पाते थे। तो बरसात का जैसे गर्मियों वाला मौसम होता है, बरसात थी, अब उनकी पत्नी मायके चली गई और गोस्वामी तुलसीदास जी अपने घर में रुके, लेकिन रात को फिर से उनकी पत्नी की याद आने लग गई, तो वो चल पड़े रातों रात बरसात में। और उन्हें पता था डबल स्टोरी मकान रहा होगा रत्नावली के मायके का, तो उन्हें पता था भाई कि मेरी बीवी ऊपर रहती है, तो उसमें एक सांप लटका हुआ था। उनकी नज़र, उनका तो ऑब्जेक्ट सिर्फ रत्नावली को मिलना था। उन्होंने सांप को रस्सी समझा और चढ़ते चढ़ते और खिड़की से फांद के उनके कमरे में पहुंच गए। तो रत्नावली को बड़ा थोड़ा ऐसा लगा भाई कि घर वाले क्या कहेंगे, कैसे आए इतनी रात में, कैसे आए, तो उन्होंने उन्हें डांटा होगा। उसी दिन से गोस्वामी तुलसीदास जी को विरक्ति आ गई, और तब जाके उन्होंने क्या लगा, जैसे मैंने कहा कि वो लोग बेचारी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोग नहीं थे, मात्र पत्नी ने न जाने ऐसा क्या कहा कि उनका दिमाग ही पूरी यूनिवर्सिटी की तरह घूम गए कि पीएचडी कर डाली। ऐसे कालिदास जी भी थे कि कालिदास विश्व के सबसे बड़े मूर्ख थे, कि जिस डाली पे बैठते थे जंगलों में, क्योंकि सामान्य परिवार के व्यक्ति थे ये सारे लोग, जंगलों में लकड़ी को चूंगने के लिए जाते थे। तो पति, शादी हो गई थी उनकी, तो उनकी पत्नी उनके साथ थी। तो जब कालिदास पेड़ पे चढ़ते थे तो वो टहनी काटते थे, और कई बार तो टहनी से नीचे भी गिरे। तो बाद में उपवास, धीरे धीरे पत्नी ने भी डांटा होगा, तो लास्ट में उनके दिमाग और, तो जैसे ये प्रेरणा स्रोत है बेटा हमारे लिए कि जन्म से कोई महान नहीं होता है। जब आदमी का दिमाग में पॉजिटिविटी होगी, सकारात्मक ऊर्जा होगी, तो विद्वान बन सकता है, वो विश्व में इतिहास रच सकता है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, कालिदास जी मूर्ख थे, गरीब थे, लकड़ी चूंगने जो जंगल जाते थे, अब लगा लीजिए ना। और बाद में संस्कृत के इतने महान प्रकांड विद्वान हुए कि उपमा कालिदासस्य, उपमा अलंकार का संस्कृत में सबसे ज्यादा व्यापक और प्रभावी जो प्रयोग किया है वो कालिदास जी ने किया है। आप इनकी रचनाओं को पढ़ोगे ना, क्योंकि मेरी संस्कृति बीए में, तो रियली बहुत अट्रैक्टिव लिखा है कालिदास ने। अब तो मैं भूल भी गया, लेकिन उस समय जब मैंने बीए में बहुत थोड़ा पढ़ता था, जैसे चित्रा चित्रों से मैंने पढ़ा था कालिदास को, लेकिन बहुत अच्छा। जब आप कालिदास की रचनाओं को कभी पढ़ेंगे सामान्य तौर पे भी, तो आपको बहुत मजा आएगा उसको पढ़ने में। तो अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम इनका उत्तराखंड के संदर्भ में है। और अभिज्ञान शाकुंतलम का भी जो हमारे यहाँ बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम का जो कंसेप्ट है, तो उसी के संदर्भ में शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम प्रसंग है। भरत का जो जन्म हुआ, और एक परंपरा है कि भारत का नाम जो भारतवर्ष पड़ा है,
जो छोटा सा बच्चा दिखाया जाता है सिंह के दांत गिनते हुए, उसी के नाम पर, जो शकुंतला दुष्यंत का पुत्र था, उसी के नाम पर भारतवर्ष पड़ा। तो ये घटना भी उत्तराखंड के संदर्भ में है। नेक्स्ट आप देखते हैं अट्टलनाथ सूरी संस्कृत निर्णयामृतम। इनको पहले ऐसे ही याद कर लीजिए। राजतरंगिणी कलहण का यद्यपि कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। ललिता उद्योत मुक्तापीठ वहाँ का शासक है, लेकिन उत्तराखंड के साथ इंटर रिएक्शन के संदर्भ में उत्तराखंड के संदर्भ में भी ये जानकारी देगा। मानवोदय काव्य और रामायण प्रदीप। अब ये जो है ये पर्टिकुलर उत्तराखंड के संदर्भ में है। किसके संदर्भ में? जो मानवोदय काव्य और रामायण प्रदीप है वो पंवार या परमार वंश के शासनकाल, टिहरी रियासत, ठीक। और जो कल्याण चंद्रोदय और स्मृति कौस्तुभ है वो चंद वंश के शासकों के शासनकाल के बारे में जानकारी देगा। प्रद्युम्नोदय, सुदर्शनोदय, ये काव्य उपलब्ध नहीं, लेकिन प्रद्युम्न शाह, सुदर्शन शाह के शासनकाल के बारे में जानकारी देने वाले हैं। सभासार सुदर्शन शाह ने लिखा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सभासार पंवार वंश के किस शासक ने लिखा? तो सुदर्शन शाह ने लिखा, उसी के शासनकाल में जानकारी देगा। शंकर कृत ने लिखा है वास्तु शिरोमणि, ये भी पंवार वंश का। अब देखिए, पंवार वंश उत्तराखंड का एक ऐसा वंश है जिसके शासनकाल में राज दरबारी हैं, जिसके शासक खुद विद्वान हैं। जैसे मुगल वंश में आपको देखने को बाबर नामा लिखी, अन्य लोगों ने भी लिखी, खुद भी विद्वान व्यक्ति थे। तो इस तरीके से तो जो ये शंकर नामक व्यक्ति था, ये पंवार वंश के शासनकाल में था और इसने वास्तु शिरोमणि लिखी। वास्तु का संबंध किससे है? वास्तु का संबंध किससे है? वास्तु जो घर में करते हैं वो वाला है क्या? तो घर से रिलेटेड है। वास्तु से तात्पर्य है घर को पूर्णता प्रदान करना। वास्तु में जो हमारी भवन निर्माण कला है, तो शंकर ने जो उत्तराखंड में वास्तु निर्माण कला है, इसके संदर्भ में इन्होंने इसमें लिखा है। नेक्स्ट आप देखते हैं रतन कवि। फतेह शाह के शासनकाल में ये थे। तो इन्होंने फतेह प्रकाश फतेह शाह के जो पंवार वंश के शासक हैं, उनके शासनकाल के राम। मौला राम तोमर कवि हैं, चित्रकार हैं। तो इनके हिंदी ग्रंथ हैं गणराज्य इतिहास और गणिका नाटक, जो पंवार वंश के शासनकाल में जानकारी देता है। मियाँ प्रेम सिंह है, इन्होंने लिखा है गुलदस्त वारी के ई कोह टिहरी गढ़वाल। अब हो सकता है कि उस समय मुगल वंश का शासनकाल भारत में चल रहा था उससे पहले। तो जो मियाँ प्रेम सिंह थे, उन्होंने अरबी, फारसी, उर्दू के थोड़े बहुत जानकारी रही होगी, उसी को आधार बना के जैसे उस समय लिखे जाते थे मुगल वंश में त्वारिक तोरिक नाम से, या दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में। तो इस तरीके से उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है। सर जो राजतरंगिणी है ना, तो ये वही वाली है क्या जो जिसमें कश्मीर का भी वो है? अभी वही तो बताया बेटा मैंने, वही राजतरंगिणी है। अब लोक साहित्य। अब देखो, धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य, लोक साहित्य। धार्मिक साहित्य मीन्स पर्टिकुलर धर्म से रिलेटेड। लौकिक साहित्य या हम कहेंगे उसको ऐतिहासिक कल्पना प्रधान ग्रंथ, पर्टिकुलर किसी राजा के बारे में। वो बाहर का भी हो सकता है, यहाँ के संदर्भ में भी हो सकता है। जैसे हमने कलहण की राजतरंगिणी, कश्मीर का एक लौकिक साहित्य है, लेकिन लोक साहित्य से तात्पर्य है पर्टिकुलर जिस क्षेत्र की बात आ रही है वहाँ का लिटरेचर, लोकल लिटरेचर। तो लोकल लिटरेचर क्या होगा उत्तराखंड के संदर्भ में? अनुश्रुतियां एवं लोक कथाएं, जैसे पवाड़ा, भड़ो, जागर। जैसे आप जागर सुनते हैं ना, आता है किसी को जागर? कोई एक जागर आता है? आ जाएगा, बताइए जरा। बोलो ना किसी का, 2-3 लाइनें बोलो, फिर मैं उसी में समझा दूंगा कि क्या है जागर हमारे लिटरेचर। चलो मैं सेंड कर दूंगा एक जागर आपको, ठीक है? सेमनाग राजा का जागर। उसको एंजॉय के तौर पे भी लीजिए और इतिहास के तौर पे भी लीजिए और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी लीजिए, ठीक है?
ओकली एवं गेरोला ने लिखा है हिमालयन फोकलोर नामक उनकी एक इतिहास परक गाथा जो उन्होंने 1935 में लिखी थी। तो लोक साहित्य के बारे में भी हमें यहाँ के बारे में पता लग जाता है। अब जैसे वीर भाड़ुकू देश बावन गढ़ों देश, जैसे आप माधो सिंह भंडारी का देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं, गंगू रमोला का देखते हैं। तो ये क्या है, पवाड़ा भड़ जागर, उनके बारे में कोई इतिहास ऐसा नहीं किसी ने लिखा है। लेकिन इन पवाड़ा भड़ों और जागरों के माध्यम से, जैसे अभी आपने कहा रथी देवता का हो गया, देवताओं के बारे में, यहाँ के भड़ों के बारे में, यहाँ के जो स्थानीय जबरदस्त लोग रहे उनके बारे में, क्योंकि यहाँ पे लिटरेचर इस तरीके का ये, और आज तक भी ये क्या है, लिपिबद्ध नहीं हुए हैं। अब आजकल है जो हमारे बाजगी वाले हैं बेचारे, वो आज भी वैसे वैसे ढोल बजाते हैं और गाते हैं, और उन्हीं के जब उनके गीत ये पवाड़ा भड़ जागर लगाए जाते हैं तब वो अवतरित होते हैं किसी आदमी पे, उनकी बातों को सुनते हैं। ठीक है ना। तो जो ये परंपरा है, इट मीन्स ये ऐसा नहीं कि बनाए गए हैं, वो उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। हम इसको इस संदर्भ में देखते हैं। लास्ट में आप देखते हैं अब भारतीय साहित्य या विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। तो उत्तराखंड के संदर्भ में वैन स्वांग जिसको हम कहते हैं, उत्तराखंड के संदर्भ में उनका नाम कहीं कहीं आता है युआन चांग, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सीयू की हर्षवर्धन के शासनकाल में, मुख्य रूप से हरिद्वार के संदर्भ में इन्होंने बात की है। तो जब हम पर्टिकुलर वहां पे बात करेंगे तो वहां पे आ जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ जेसुइट पादरी आए हैं एंटोनिया द अंद्रोदे श्याम शाह के शासनकाल में। इसके अतिरिक्त मनुची, बर्नियर, फिंच, फोस्टर, हार्डविक, क्रैपर, मूरक्राफ्ट भी उत्तराखंड के संदर्भ में लिखते हैं। तो इतना बेटा आपको इसी तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से पहले इतना पढ़ समझ जाना है। अब ये स्रोत हैं, तो इसी के आधार पर हम अब उत्तराखंड के पूरे इतिहास को पढ़ेंगे। ठीक, अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए शुरू से लेके जहां से हमने स्टार्ट किया है, तो अब आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आप कहोगे कि प्रागैतिहासिक काल में हमने क्या क्या पढ़ना है। देखो, पहला तो इससे पहले की तो ये कहानी लिखी थी मैंने, पहला टॉपिक ये, टॉपिक वाइज तो हम ये करेंगे। ठीक, फिर अगर हम उत्तराखंड के इतिहास की बात करेंगे तो उत्तराखंड के इतिहास में हम पे इतनी चीजें आ जाएगी। इसको लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से, फिर इसको लीजिए, रुक जाइए, है ले लिया। अब रुक जाओ, है इसको ले लीजिए। अब इनको भाई नोट करिए और ग्रुप में डालो। फिर आपके नोट्स एक दिन में नहीं बनेंगे, इसको पर डे जितना बता रहा हूँ कम से कम उतना बना लीजिए, और कम से कम ग्रुप में डालो। किसी के लिखने का ढंग दूसरा होगा, किसी के लिखने का ढंग दूसरा होगा। हो गया? और इनको सीक्वेंस में कॉपी पे लिखोगे तब जाके आपको पता लगेगा कि ये किसके हैं। अब ये आध्यात्मिक काल के साथ आ गया साहित्यिक साक्ष्य, ये ऐतिहासिक काल का आ गया। अब यहाँ से इतना, ये क्या हो गया, इसमें थोड़ा चेंज कर लेना, यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत कर लेना अभिलेख की जगह। हो गया ये?